इस वीडियो में हम कुछ सामान्य सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस यानी यौन संचारित संक्रमणों के बारे में चर्चा करेंगे और इन संक्रमणों को फैलने से रोकने के तरीकों को समझेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले चलिए समझते हैं कि यौन संचारित संक्रमण होते क्या हैं। तो यौन संचारित संक्रमणों का मतलब ऐसे संक्रमणों से है जो शरीर के तरल पदार्थों के स्थानांतरण के माध्यम से फैलते हैं। ध्यान रहे कि यहाँ शरीर के तरल पदार्थ के अंतर्गत मानव शरीर में मौजूद कोई भी तरल पदार्थ जैसे रक्त, वीर्य या कोई अन्य शारीरिक तरल पदार्थ हो सकता है। अब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में इन शारीरिक तरल पदार्थों के स्थानांतरण का एक तरीका तो असुरक्षित यौन संबंध होते हैं जिससे ये संक्रमण फैल सकते हैं। लेकिन असुरक्षित यौन संबंध के अतिरिक्त ऐसे अन्य तरीके भी हैं जिनसे ये संक्रमण फैल सकते हैं, जैसे आपस में सुइयों को साझा करना, जो कि प्रायः अवैध रूप से नशीली दवाओं का उपयोग करने वाले लोगों के मामले में और टैटू पार्लर से टैटू बनवाने वाले लोगों के मामले में देखा जाता है। इसी तरह ये संक्रमण संक्रमित माँ से उसके शिशु में गर्भावस्था के दौरान प्लेजेंटा के माध्यम से अथवा शिशु के जन्म के बाद स्तनपान के माध्यम से भी फैल सकते हैं। इन संक्रमणों को आमतौर पर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या एसटीआई, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस अथवा एसटीडी या विनीरियल डिजीजेस या वीडी भी कहा जाता है। और इन संक्रमणों या रोगों को फैलाने वाले 3 मुख्य कारक होते हैं। ये है बैक्टीरिया यानी जीवाणु, वायरस यानी विषाणु और पैरासाइट या परजीवी। इस वीडियो में हम बैक्टीरिया और वायरस से होने वाले यौन संचारित संक्रमणों और रोगों पर चर्चा करेंगे और पैरासाइट से होने वाले संक्रमणों पर किसी अन्य वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए पहले बैक्टीरिया से होने वाले सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस पर चर्चा करते हैं। तो एक सामान्य बैक्टीरियल एसटीआई क्लैमिडिया है, जो क्लैमिडिया ट्रैकोमैटिस नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। इस संक्रमण की जटिलता यह है कि इसके शुरुआती चरणों में इसका कोई लक्षण नज़र नहीं आता है। इसके लक्षण तभी दिखाई देना शुरू होते हैं जब संक्रमण शरीर के अंदर काफ़ी बढ़ जाता है। इस संक्रमण के कारण जननांग से स्राव होना, पेशाब के दौरान दर्द होना जैसी समस्याएं हो सकती हैं और यदि समय पर इसका इलाज ना किया जाए तो यह इनफर्टिलिटी यानी बांझपन का भी कारण बन सकता है, विशेष रूप से महिलाओं में, क्योंकि महिलाओं में यह पेल्विस को प्रभावित करता है जिसके कारण पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ हो सकती है। अच्छी बात यह है कि एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग से क्लैमिडिया का पूरी तरह से इलाज किया जा सकता है। आमतौर पर सभी बैक्टीरियल एसटीडी एंटीबायोटिक दवाएं लेने पर पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि सभी वायरल संक्रमण प्रायः एंटीबायोटिक दवाओं से ठीक नहीं हो पाते हैं। एक अन्य बैक्टीरियल एसटीआई गोनोरिया है, जो निसेरिया गोनोरिया नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। यह बैक्टीरिया सामान्यतः मूत्रमार्ग, योनि, मुख और आँखों के श्लेष्मा झिल्ली में पाया जाता है। इसके संक्रमण के प्राथमिक लक्षण प्रायः 2 से 5 दिनों के बाद दिखाई देते हैं और इन लक्षणों में पुरुषों में मूत्रमार्ग और अंडकोश में सूजन, जबकि महिलाओं में पेट के निचले हिस्से में दर्द इत्यादि शामिल हैं। लेकिन जब संक्रमण फैल जाता है तो कुछ अन्य लक्षण जैसे जननांग के आसपास खुजली होना या जननांग से स्राव होना, पेशाब के दौरान दर्द होना और संभोग के दौरान दर्द होना इत्यादि भी देखे जा सकते हैं। अच्छी बात यह है कि क्लैमिडिया की तरह गोनोरिया का इलाज भी एंटीबायोटिक दवाओं की मदद से किया जा सकता है। इसी तरह एक अन्य बैक्टीरियल संक्रमण सिफिलिस है, जो ट्रेपोनिमा पैलिडम नामक बैक्टीरिया के कारण होता है और यदि सिफिलिस का समय पर उपचार ना किया जाए तो यह काफ़ी घातक हो सकता है। इसके संक्रमण के प्राथमिक लक्षण प्रायः संक्रमण होने के 2 से 6 सप्ताह बाद ही दिखाई देते हैं। इसके प्राथमिक लक्षणों में प्रायः जननांग के आसपास की त्वचा पर घाव या छाले होना इत्यादि शामिल हैं और ये प्रायः दर्द रहित होते हैं। इसके द्वितीयक लक्षण संक्रमण होने के 4 से 10 सप्ताह के बाद दिखाई देते हैं, जिसमें प्रायः गुलाबी लाल रंग के चकत्ते या दाने होते हैं और ये भी प्रायः दर्द रहित होते हैं। लेकिन ये चकत्ते शरीर के कई अन्य भागों में भी हो सकते हैं, जैसे शरीर के मुख्य भाग या धड़ में, हाथ पैर और यहाँ तक कि हथेलियों पर भी।
लेकिन अन्य बैक्टीरियल संक्रमणों की तरह सिफिलिस का भी एंटीबायोटिक दवाओं की मदद से इलाज किया जा सकता है। चलिए अब कुछ सामान्य वायरल एसटीआई यानी विषाणु जनित यौन संचारित संक्रमणों के बारे में चर्चा करते हैं। तो एक बहुत सामान्य वायरल संक्रमण हेपेटाइटिस बी है। यह हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है जो लिवर यानी यकृत पर हमला करता है। ध्यान रहे कि हेपेटाइटिस के कुछ अन्य प्रकार भी होते हैं जैसे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी इत्यादि, लेकिन ये यौन संचारित नहीं होते हैं, जबकि हेपेटाइटिस बी एक यौन संचारित संक्रमण है। हेपेटाइटिस बी से संक्रमित होने के बाद बहुत से लोगों में शुरुआत में कोई लक्षण नहीं दिखाई देते हैं, इसलिए वे अनजाने में इस वायरस को दूसरों में फैला सकते हैं। हेपेटाइटिस बी का संक्रमण सामान्यतः दो रूपों में देखने को मिलता है, एक्यूट और क्रॉनिक। जब कोई व्यक्ति पहली बार हेपेटाइटिस बी वायरस से संक्रमित होता है तो उसे एक्यूट इन्फेक्शन या शुरुआती संक्रमण या अल्पकालिक संक्रमण कहा जा सकता है। शुरुआती संक्रमण के लक्षण प्रायः संक्रमित होने वाले सभी व्यक्तियों में दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन कुछ व्यक्तियों में शरीर में दर्द, बुखार, पेट दर्द और थोड़ा अधिक संक्रमण होने पर पीलिया जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। आमतौर पर एक्यूट इन्फेक्शन यानी शुरुआती संक्रमण कुछ समय में स्वतः ही ठीक हो जाता है, लेकिन यदि संक्रमण लंबे समय तक बना रहता है यानी यदि शरीर वायरस से पूरी तरह से उबर नहीं पाता है तो यही संक्रमण क्रॉनिक इन्फेक्शन में बदल सकता है, जिसे हम संक्रमण का गंभीर रूप या दीर्घकालिक संक्रमण कह सकते हैं। क्रॉनिक इन्फेक्शन काफ़ी घातक होता है और यह लिवर सिरोसिस और यहाँ तक कि लिवर कैंसर भी उत्पन्न कर सकता है। अधिकांश विषाणु जनित यौन संचारित संक्रमणों की तरह हेपेटाइटिस बी का भी कोई विशिष्ट इलाज नहीं है और इसके लिए जो दवाएं दी जाती हैं उनका उद्देश्य संक्रमण के लक्षणों को नियंत्रण में रखना और स्वास्थ्य को बनाए रखना होता है। लेकिन हेपेटाइटिस बी के संबंध में एक अच्छी बात यह है कि इसके संक्रमण को रोकने के लिए एक सुरक्षित और प्रभावी टीका उपलब्ध है जो सामान्यतः बाल्य अवस्था में ही लगा दिया जाता है। इसी तरह ह्यूमन पेपिलोमा वायरस या एचपीवी का संक्रमण भी एक यौन संचारित संक्रमण है जिसे टीकाकरण से रोका जा सकता है। यह वायरस महिलाओं में गर्भाशय ग्रीवा का कैंसर भी उत्पन्न कर सकता है, इसलिए महिलाओं में एचपीवी के संक्रमण को रोकने के लिए विशेष रूप से महिलाओं के लिए इसका एक टीका भी विकसित किया गया है। एक अन्य विषाणु जनित यौन संक्रमण हर्पीज है जो हर्पीज सिम्प्लेक्स नामक वायरस के कारण होता है। इसका संक्रमण होने पर जननांग के आसपास दर्द, खुजली और छोटे घाव या छाले, लिम्फ नोड्स में सूजन और हल्का बुखार जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन इसका संक्रमण शरीर के अन्य अंगों जैसे आँखों और यहाँ तक कि मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र में भी फैल सकता है और ऐसी स्थिति में यह जानलेवा हो जाता है। हर्पीज का भी कोई इलाज नहीं है, हालांकि एंटीवायरल दवाइयों की मदद से इसके प्रभाव को कम किया जा सकता है। अब चलिए बात करते हैं एचआईवी यानी ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस की। यह भी एक विषाणु जनित यौन संचारित संक्रमण है, लेकिन अन्य संक्रमणों की तुलना में यह संक्रमण अत्यधिक घातक होता है। इसका कारण यह है कि यह वायरस हमारे शरीर के इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र की टी लिम्फोसाइट्स कोशिकाओं पर हमला करता है और उन्हें नष्ट करने लगता है, जिससे हमारा प्रतिरक्षा तंत्र धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। और जब प्रतिरक्षा तंत्र कमज़ोर होने लगता है तो शरीर किसी भी प्रकार का संक्रमण होने पर, किसी भी बैक्टीरिया या वायरस का आक्रमण होने पर, किसी भी छोटे मोटे संक्रमण से भी हमारा शरीर लड़ नहीं पाता है। इससे ये संक्रमण न केवल बार बार होने लगते हैं बल्कि शरीर में लंबे समय तक बने भी रहते हैं। इससे शरीर भी धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है। इस वायरस के कारण जब प्रतिरक्षा तंत्र पूरी तरह से नष्ट हो जाता है तो शरीर जानलेवा संक्रमणों और बहुत सारी घातक बीमारियों जैसे टीबी, कैंसर इत्यादि के प्रति बेहद संवेदनशील हो जाता है। यानी किसी भी प्रकार के संक्रमण से लड़ने की शरीर की क्षमता लगभग पूरी तरह से नष्ट हो जाती है। इसी स्थिति को एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम या एड्स कहा जाता है। यानी एड्स एचआईवी संक्रमण का सबसे उन्नत चरण होता है। दुर्भाग्य से अभी तक एचआईवी एड्स का कोई इलाज
या टीका मौजूद नहीं है। लेकिन एंटी रेट्रोवायरल दवाओं का सख्ती से पालन करने पर, इन दवाओं के नियमों का सख्ती से पालन करने पर इस बीमारी की प्रगति को नाटकीय रूप से धीमा किया जा सकता है और साथ ही इसके माध्यमिक संक्रमण और उसकी जटिलताओं को भी रोका जा सकता है। एचआईवी के लिए टीकों का परीक्षण चल रहा है, लेकिन अभी तक कोई प्रभावी टीका विकसित नहीं किया जा सका है। अब चूंकि हमने अनेक यौन संचारित संक्रमणों के बारे में जान लिया है, इसलिए आइए समझते हैं कि इन संक्रमणों को कैसे रोका जा सकता है। तो इन संक्रमणों को फैलने से रोकने का सबसे अच्छा तरीका तो यह है कि यौन संबंधों के दौरान कंडोम का उपयोग किया जाए, जिसका अर्थ है कि सुरक्षित यौन संबंध बनाना। यदि यौन संबंध बनाते समय कंडोम का उपयोग नहीं किया जाता है तो इसे असुरक्षित यौन संबंध कहा जाता है। कंडोम का उपयोग करना जन्म नियंत्रण की एकमात्र ऐसी विधि है जो न केवल गर्भधारण से बचाती है, बल्कि यौन संचारित संक्रमणों को फैलने से भी रोकती है। यदि हम NCBI से लिए गए इन आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि HIV, एड्स, गोनोरिया और सिफिलिस जैसे संक्रमणों के संचरण को रोकने में कंडोम का उपयोग अत्यधिक प्रभावी पाया गया है, जहां इसके प्रभावी होने की दर 90% या इससे अधिक देखी गई है। चूँकि दुनिया में इन रोगों से संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ रही है, इसलिए इन रोगों के प्रसार को नियंत्रित करना बहुत आवश्यक है। इसके अलावा यौन संचारित संक्रमणों के संचरण को रोकने के लिए किसी अनजान व्यक्ति या कई व्यक्तियों के साथ यौन संबंध बनाने से बचना चाहिए, और यदि किसी व्यक्ति में किसी यौन संचारित संक्रमण के लक्षण दिख रहे हैं तो उसे जांच कराने के लिए तुरंत किसी योग्य डॉक्टर के पास जाना चाहिए। यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यदि समय पर जांच नहीं होती है तो संक्रमण दूसरे लोगों में भी फैल सकता है, क्योंकि संक्रमित व्यक्ति को वास्तव में यह पता नहीं होता कि वह संक्रमित है, और कई बार इस तरह के संक्रमणों के लक्षण तुरंत नहीं दिखाई देते हैं। इसलिए यदि किसी व्यक्ति को यह संदेह होता है कि वह किसी यौन संचारित संक्रमण से प्रभावित हो गया है तो उसे तुरंत अपनी जांच करवाना चाहिए। इससे वह यथाशीघ्र अपना उपचार शुरू करा सकेगा और अन्य लोगों में संक्रमण के प्रसार को भी रोका जा सकेगा।